नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतन। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए आज खास है। तो वर्ल्ड नाउ में पहली खबर में हम बात करेंगे ईरान पर मंडराते संकट के बादल के बारे में कि क्या व्हाइट हाउस ने तेहरान की सत्ता पलटने का बटन दबा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में तख्ता पलट यानी काउट की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। एक तरफ इजराइल के साथ मिलकर गुप्त रणनीति, दूसरी तरफ ईरान के अंदरूनी असंतोष को हवा देना। क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे से मौजूदा ईरानी हुकूमत मिटने वाली है या अमेरिका एक और महायुद्ध को दावत दे रहा है? पूरी खबर आपको दिखाएंगे वर्ल्ड नाउ में। इसके साथ दूसरी खबर में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो ड्रैगन की धरती पर जाने वाले हैं। अब ड्रैगन की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर करेगा क्या? लेकिन आपको उसके पहले यह बताते हैं कि अप्रैल 2026 में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग उतरने वाले हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उस शिखर सम्मेलन की पुष्टि हो गई है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। क्या ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की शर्तों पर चीन को घुटनों पर लाएंगे या बीजिंग में कोई नया गुप्त समझौता होगा? व्यापार युद्ध, ताइवान, रूस यूक्रेन संकट सब दांव पर लगा हुआ है और महाशक्तियों का यह खेल दुनिया बदलेगा या तबाही लाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड नाउ में तीसरी खबर में बात करेंगे अमेरिका की बर्बादी की कि क्या सुपर पावर अमेरिका अपने ही राष्ट्रपति की मनमानी की बलि चढ़ रहा है। 300 प्रवासियों को निकालने के लिए, गौर करिएगा, 300 प्रवासियों को निकालने के लिए $40 मिलियन की बेफिजूल खर्ची कर दी गई है। चीन और मैक्सिको पर थोपे गए टैरिफ से आसमान छूती महंगाई और अब 13 फरवरी की वो धमकी जिसने लोकतंत्र की जड़ें हिला दी है। कांग्रेस को दरकिनार कर चुनाव नियम बदलने की जिद, क्या तानाशाही की आहट है? ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट कहीं अमेरिका लास्ट ना बन जाए। क्या यह महाशक्ति के पतन की शुरुआत है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद की वजह से होगी? वहीं चौथी खबर में हम बात करेंगे पुतिन को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे की। एप्स्टीन फाइल से निकला वो नाम जिसने पूरी दुनिया में सन्नाटा खींच दिया है। व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी न्याय विभाग के 35 लाख पन्नों के दस्तावेजों में रूसी राष्ट्रपति का नाम 1005 बार आया है। हालांकि मुलाकात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन एप्स्टीन की पुतिन तक पहुंचने की जो छटपटाहट है, जासूसी के जो दावों को हवा दी गई है, बिल गेट्स से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक एप्स्टीन के जाल में फंसे रसूखदारों के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ व्यापार था या कोई गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश? पूरी खबर दिखाएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में, तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। आज मिडिल ईस्ट की बिसात पर वो चाल चली गई है जिसने तेहरान के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है। फोर्ट ब्रैग की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है। क्या पानी सिर से ऊपर जा चुका है? ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करके ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब सांप को सिर कुचलने की तैयारी में है और यह महज धमकी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया का सबसे घातक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर का सीना चीरते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो समझ लीजिए कि विनाश के बादल अब तेहरान पर मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग में सैनिकों के बीच जाकर न केवल उनका हौसला बढ़ाया बल्कि ईरान को यह बता दिया कि कब तक खैर मनाते रहोगे। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन दुनिया के लिए सबसे अच्छी चीज होगी, यानी अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया है, डिसीजन का वक्त आ गया है। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk. And अब ईरान में तख्ता पलट आखिरकार कंफर्म क्यों कहा जा रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। इसकी वजह यह है कि इस्लामी धार्मिक शासन को हटाने का जो विचार है वो बेहद सकारात्मक है, ये ट्रंप का मानना है। 47 साल से वे सिर्फ बातें ही कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और सत्ता परिवर्तन इसका सबसे अच्छा रास्ता होगा, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ रुके नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी और धमकी देते हुए क्या कहा है वो जरा जान लीजिए कि डील नहीं हुई तो कार्रवाई तय है। इसके अलावा आगे उनकी तरफ से यह कहा गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी
और ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई एकमात्र विकल्प बचता है। मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात कर दिया गया है। ट्रंप की ये तमाम बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस अब तेहरान की गलियों में बदलाव की खुशबू चाहता है और ट्रंप का यह बयान उस जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है जिसे ईरान अपनी ताकत समझता था। अब बात उस हथियार की जो ईरान के लिए काल बनकर के आ रहा है और इसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि तैरता हुआ पूरा किला है और ट्रंप ने पुष्टि कर दी है कि यह दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब मिडिल ईस्ट में तैनात होगा। अमेरिकी रणनीतिकार जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काट सकता है। एक तरफ पहले से तैनात बेड़े और अब यह महाशक्तिशाली फोर्ड। ये तेहरान की घेराबंदी है। अगर एक भी गलती हुई तो ईरान के डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ये अमेरिका की गन बोट डिप्लोमेसी का वो चेहरा है जो सीधे विनाश की दावत देता है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड क्या है और उसकी ताकत कितनी है वो जरा जान लीजिए। क्यों इतना यूएसएस गेराल्ड को लेकर के चर्चा की जा रही है? दरअसल ये दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान वाहक पोत है जिसकी लंबाई 337 मीटर यानी कि 1106 फीट है। इस पर फ्लाइट डेक 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक साथ खड़े हो सकते हैं। 90 इनकी संख्या बताई जाती है। इसका वजन 1 लाख टन है और यह समुद्र पर तैरता हुआ विशालकाय दानव है। तैरता हुआ शहर भी इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि एक साथ 4500 से ज्यादा नौसैनिक और स्टाफ की क्षमता इसकी है। पूरी दुनिया इस जहाज पर कैसे रहने, खाने, हॉस्पिटल, ऑपरेशन सभी आधुनिक सुविधाएं यहां पर मौजूद है। पूरा चलता फिरता शहर है ये। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड सिर्फ जहाज नहीं है बल्कि समुद्र में तैरता हुआ सुपर पावर का प्रतीक है जो अब ईरान को आंख दिखा रहा है। और अगर हमला हुआ तो क्या होगा? ईरान के परमाणु ठिकाने निशाना बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है और यही ये पूरी लड़ाई है। बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल संभव है। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति भी खड़ी हो जाएगी। तो तेहरान पर सैन्य कार्रवाई ये शब्द अब गलियारों में फुसफुसाहट नहीं बल्कि पेंटागन की फाइलों में एक कड़वी हकीकत बन चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले हैं बल्कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर है और उसके परमाणु अरमान है अमेरिका को उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां आर या पार की जंग ही विकल्प दिखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस बार एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि ईरान को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। अमेरिका ने अटैक का क्या प्लान बनाया है जरा वो भी जान लीजिए। फारस की खाड़ी में यूएस ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। खाड़ी में बढ़ा है ये। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इसके लिए बाकायदा रवाना कर दिया गया है और ईरान पर हमले की अमेरिका पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इस फोर्ड पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी शक्ति बढ़ा दी है। कई देशों में उसने अपने जो सैन्य बेड़े हैं वो और ज्यादा भेज दिए हैं और पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी उपस्थिति अमेरिका ने ईरान को शर्त मानने के लिए कहा है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के फिर भी अड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब खाड़ी देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले से मध्य पूर्व में एक और क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है। यह इलाका पहले ही गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान में पिछले महीने हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए हजारों लोगों की 40वीं की रस्में शुरू हो रही है जिससे प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरानी शासन पर घरेलू दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएस फोर्ड मध्य पूर्व में पहले से तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूदा गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों के साथ शामिल होगा। बीते सप्ताह अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और ये लिंकन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसके ऊपर से उड़ान भरते हुए देखा गया था। हालांकि अमेरिका ने इसे मार गिराया था और उसी दिन ईरान ने हॉर्मुज जल जमरूद से अमेरिकी ध्वज वाले एक जहाज को रोकने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि यूएसएस फोर्ड की ये तैनाती तेजी से की जा रही है। पिछले अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन ने इसे भूमध्य सागर से कैरेबियाई क्षेत्र में भेजा था।
जब वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही थी, तो क्या ये तैयारी ईरान में भी की जा रही है? ये कदम प्रशासन की उस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से भी अलग माना जा रहा है जिसमें पश्चिमी गोलार्ध को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। और मिडिल ईस्ट में इस वक्त घी के साथ आग वाला माहौल बना हुआ है। इजराइल खुश है, ईरान के दोस्त दुम दबा करके भागने की तैयारी में है, और ट्रंप ने जो बिसात बिछाई है उसमें ईरान का शह मात होना लगभग तय है। क्या सत्ता परिवर्तन शांति लाएगा या फिर से आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी? लेकिन एक बात तय है, जब ट्रंप कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी चीज होगी, तो वो इसके लिए खून पसीना और बारूद एक करने को तैयार है। ईरान यूएस तनाव की क्या कहानी है, अब जरा ये भी जान लीजिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। साल 2018 से शुरुआत करते हैं। अमेरिका JCPOA से बाहर हुआ। इस दौरान साल 2018 में ईरान पर इस दौरान कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और ईरान ने परमाणु गतिविधियां इस दौरान तेज कर दी, जिसकी वजह से टकराव और ज्यादा बढ़ता गया। उसके बाद आता है साल 2025-26 का वक्त, जब ट्रंप की सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो जाती है। नई बातचीत की कोशिशें भी शुरू होती है इसके साथ साथ, लेकिन ईरान बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आता और अभी भी उसका यही स्टैंड है कि वो नहीं झुकेगा। दोनों के बीच दुश्मनी की खाई काफी गहरी है और अक्सर कोई पुराना दोस्त ही जाने दुश्मन होता है, और इनके साथ भी वही कहानी है। कभी ईरान अमेरिका का करीबी था, लेकिन अब सीना ताने सामने खड़ा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन इसी वजह से बढ़ गई है और अमेरिका की सैन्य तैयारियां तक पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी पल मध्य पूर्व में जंग की चिंगारी शोला बन सकती है और किसी भी पक्ष की एक भी गलती बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। बार बार ट्रंप धमका रहे हैं और ट्रंप धमकी यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट के चप्पे चप्पे पर अमेरिका बैठा हुआ है, इस वजह से वो धमकी दे रहे हैं। अब कहां पर ये अमेरिकी मिलिट्री बेस तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि पहले से यहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस थे, लेकिन यहां पर सैन्य तैनाती को और बढ़ाया गया है। इसमें पहला नाम कतर का है। सबसे बड़ा यूएस का अगर कोई सा एयरबेस है मध्य में, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, तो वो कतर ही है। उसके बाद नाम आता है बहरीन का, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, इन सब जगह पर यूएस ने अपना बेस बनाया हुआ है और यहां से वो सीधे सीधे ईरान को घेरेगा, यानी ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। एक ओर तो उस पर डील के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में सेना तैनात की जा रही है। ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल भी ईरान को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ नजर आता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात भी की थी, लेकिन इस मीटिंग के परिणामों पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बैठक हुई और जिस तरह से इसका अंत हुआ, वो सब कुछ काफी अजीब रहा। बैठक के तुरंत बाद नेतन्याहू बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस के वहां से निकल जाते हैं इजराइल के लिए। अब माना यह जा रहा है कि बैठक में नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल की प्लानिंग का क्या पूरा ब्लूप्रिंट सौंप दिया, क्योंकि यह मीटिंग 3 घंटे तक चली है और उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और ऐसा होता ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे वो। लेकिन इस बार सवाल इसलिए है कि क्या पूरा ब्लूप्रिंट सौंप दिया गया है कि किस तरीके से हमला करना है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आशंका भी है कि बातचीत की आड़ में ईरान पर हमले की तैयारियों को क्या पुख्ता किया जा रहा है। इस बीच ट्रंप के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसिंट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। खबरों के मुताबिक बेसिंट ने कहा कि अमेरिका ने ही ईरान में जानबूझ करके डॉलर की कमी पैदा की है। यह सबसे बड़ा कबूलनामा था। लोग दुनिया भर में बहस कर रहे थे कि ईरान के अंदर किस तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात है, लेकिन अमेरिका के ट्रेजरी सचिव बेसिंट ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ही ईरान में जानबूझ करके डॉलर की कमी को पैदा किया, ताकि वहां रियाल को, उनकी करेंसी को बर्बाद किया जा सके और जनता इसकी वजह से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत रची गई साजिश ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ढहा दिया है। दिसंबर 2025 से शुरू हुआ इन प्रदर्शनों में अब तक 6000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जरा ये सोचिए कि ये देश रणनीति बनाने के नाम पर किसी की भी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने इतनी बड़ी बात स्वीकार की है,
तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान के अंदर जो कुछ भी चल रहा था, जो 6000 लोगों की जान गई, उसके लिए सीधे सीधे अमेरिका जिम्मेदार है, जो ये कह रहा था कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरीके की कोई भी एक्शन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आग लगाने वाला कौन? अमेरिका। और फिर उसके बाद आंख दिखाने वाला कौन? अमेरिका। लेकिन इन सब के बाद ये साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ तैयारी पुख्ता कर चुके हैं। बस अब जंग का आगाज होना ही बाकी है। इसके बीच में अमेरिका आर्मेनिया को भी साध रहा है। सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के जर्रे जर्रे से अमेरिका वाकिफ है और बहुत मजबूत है, तो आर्मेनिया इतना महत्वपूर्ण उसके लिए क्यों हो गया है और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है 44 किलोमीटर की सीमा जो कि ईरान और आर्मेनिया के बीच में साझा होती है। ये 25 साउथ कॉकस की जियोपॉलिटिक्स का चोक पॉइंट माना जाता है। यहाँ से हर कहीं पर ईरान पर खासकर नजर रखी जा रही है, अमेरिका के द्वारा रखी जा सकती है। अमेरिका की दिलचस्पी इसमें क्यों है, जरा वो जान लीजिए। ईरान को रणनीतिक रूप से सीमित करना चाहता है अमेरिका। ईरान पर अमेरिका का दबाव सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। आर्मेनिया से ईरान की उत्तर की ओर कनेक्टिविटी पर नजर, ये इसकी मुख्य वजह है दिलचस्पी की। ये सीमा ईरान के लिए नॉन वेस्टर्न एक्सेस रूट है और आर्मेनिया में अगर प्रभाव बदला, यानी कि ईरान की मैन्यूवरिंग स्पेस कम हो जाएगी। रूस के प्रभाव को इससे चुनौती मिलेगी। रूस का प्रभाव भी आर्मेनिया के साथ एक वक्त तक देखने को मिलता था, लेकिन अगर अमेरिका और आर्मेनिया एक साथ, तो रूस का प्रभाव कम। आर्मेनिया पारंपरिक रूप से रूस के प्रभाव में रहा है, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की पकड़ जरा कमजोर होती हुई नजर आती है और अमेरिका इसे स्ट्रेटेजिक ओपनिंग मानता है आर्मेनिया को। आर्मेनिया का मतलब है कि साउथ कॉकस में रूस के लिए कमजोर कड़ी। जंगीजूर कॉरिडोर गेम, यानी कि जंगीजूर कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जोड़ता है अजरबैजान को उसके नखीचेवन एन्क्लेव से, और ईरान इसके खिलाफ सीधा सीधा सख्त नजर आता है, उसका सीधा जमीनी लिंक करता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान रूस ब्लॉक पूरी तरीके से कमजोर हो जाए, ईरान रूस टूट जाए आर्मेनिया की वजह से, और तुर्की अजरबैजान यूरोप कनेक्शन मजबूत हो जाए। और अमेरिका इस पूरे खेल में एक पावर बैलेंस मैनेजर बनकर के उभरना चाहता है। अमेरिका आर्मेनिया को कैसे साध रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। उसके पीछे की वजह क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। राजनयिक समर्थन उसे मिल रहा है, सैन्य अभ्यास और सुरक्षा सहयोग मिल रहा है, ये इसके पीछे की वजह है। राजनयिक समर्थन, सुरक्षा सहयोग, मानवाधिकार और लोकतंत्र कार्ड। यूरोप से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है ऊर्जा और ट्रांजिट रूट्स पर, ये भी जानते हैं। इसके पीछे की जितने कारण मैंने बताए हैं, यही वजह है कि ऊर्जा और ट्रांजिट रूट्स पर जुड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जॉर्डन के यूएस बेस में जबरदस्त हलचल देखी गई है और मुफ्त सॉल्टी बेस से A-10 विमान ने उड़ान भरी है। अब आपको बता दें कि ये वो विमान है जो टैंक को चुटकियों में चकनाचूर करने के लिए माहिर है। अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है कि परमाणु हमला भी ईरान पर हो सकता है, क्योंकि B-52 बॉम्बर परमाणु हथियार इसमें लगाए जाएंगे। इसके अलावा मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएगा अमेरिका। पूरी तरीके से तबाही की जो दास्तां है वो उसकी तरफ से लिखी जा रही है। अब जरा ये जानिए, B-52 बॉम्बर परमाणु हथियार से लैस होगा, न्यूक्लियर मिसाइल से लैस करेगा बॉम्बर मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाए जाएंगे। अमेरिका के पास अभी 76 B-52 बॉम्बर मौजूद है। इसमें से 30 B-52 बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका के पास अभी 400 मिनटमैन 3 मिसाइल भी मौजूद है, जिन पर वो वॉरहेड लगाने की बात कर रहा है। अब 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाली युद्ध की संभावना के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, और यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश दे देते हैं तो ये दोनों देशों के बीच पहले देखे गए संघर्षों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर संघर्ष का रूप ले सकता है। और योजना की संवेदनशीलता को देखते हुए नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों द्वारा ये खुलासे किए गए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीति के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
हालांकि अंत में ईरान के लिए बस एक ही सलाह है कि वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि जब अमेरिका का फोर्ड समंदर में होता है तो ट्रंप का इरादा सत्ता पलटने का, तो फिर इतिहास भी गवाह है कि तख्तो ताज उड़ने में देर नहीं लगती है। अब देखना यह है कि तेहरान इस मौत के कुएं से कैसे निकलता है, या फिर वो भी इतिहास के धूल भरे पन्नों में दफन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की कि अप्रैल 2026, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन ऐलान है कि दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में भूकंप ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वो चीन जा रहे हैं, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच एक ऐसी ग्रैंड समिट है जो या तो शांति लाएगी या फिर ट्रेड वॉर की आग को और ज्यादा भड़का देगी, क्योंकि चीन अब वो सब कुछ कर रहा है जिससे वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे और खुद आगे निकल जाए। अब इन दो देशों की मुलाकात जरूर से कुछ ना कुछ बड़ा लेकर के आएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दहाड़ते हुए कहा, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं अप्रैल में शी जिनपिंग से मिलूंगा। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना गुड है, या ये तूफान से पहले की शांति है? Yeah, I'll be visiting President Xi in April. Look forward to it. He's coming here later in the year, and I look very much forward to it. No, our relationship with China is very good right now, and this is, not relevant too much having to do with China, what we're announcing today. But no, my relationship with President Xi is very good. Yes. तो उनका कहना है उनको काफी इंतजार था कि वो मुलाकात कर सके। अब देखिए, ट्रंप ने बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को स्थिर बता दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, चीन के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति शी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने अप्रैल के दौरे की जगह या एजेंडा के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा कब होगा। बस इतना कहा कि ये इस साल के आखिर में होगा। अमेरिका के दौरे पर यानी शी जिनपिंग भी जाएंगे, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाने वाले। यानी 2026 का साल ऐतिहासिक होने वाला है, और ट्रंप की इस यात्रा के पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, जरा वो जानिए। पहला, ट्रेड और टैरिफ। ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात की है। अप्रैल की इस मीटिंग में सोयाबीन, तेल, गैस की खरीदारी पर बड़ी डील हो सकती है। दूसरा, भू राजनीतिक संकट। यूक्रेन और रूस के युद्ध में चीन की भूमिका और ताइवान पर बढ़ता तनाव, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप सीधा डील करना चाहते हैं। वहीं तीसरा मुद्दा होगा इस मुलाकात में घरेलू राजनीति का, जहां अमेरिका में मिड टर्म चुनाव करीब है, और ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वे इकलौते ऐसे नेता हैं जो चीन को अपनी शर्तों पर टेबल पर ला सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन इस समय आर्थिक दबाव में है। शी जिनपिंग को अमेरिकी मार्केट की जरूरत है, और ट्रंप को अपने इकोनॉमी चमकाने के लिए चीन से बड़ी खरीद की प्रतिबद्धता चाहिए। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दी है। ट्रंप के मुताबिक यह बातचीत लंबी और गहन रही, और इस बातचीत के दौरान व्यापार, सैन्य सहयोग, चीन की उनकी प्रस्तावित अप्रैल यात्रा, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे। ट्रंप जिनपिंग के बीच कुछ वक्त पहले ही बातचीत हुई थी, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब जरा ये जानिए कि क्या कुछ हुआ था जब बातचीत हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, क्या लिखा था वो जरा जान लीजिए। मेरी अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ टेलीफोन पर काफी अच्छे से बातचीत हुई है। ये एक लंबी और विस्तारपूर्ण बातचीत थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आर्थिक मुद्दों पर विशेष तरीके से जोर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत में चीन की ओर से अमेरिका से ऊर्जा, कृषि उत्पादों की खरीद पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने चीन की ओर से, खासकर चीन की ओर से अमेरिका से तेल और गैस की खरीद के साथ साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों की अतिरिक्त खरीद पर भी बात कर ली है। और ये वो वक्त था जब चीन की तरफ से फोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, तो इसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति को भी चला जाता है। यानी एक ही दिन में 2 बड़े नेताओं से शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की, और उसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हुई थी। अब बात अमेरिका की करते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये जो टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका चीन के संबंध
व्यापार, तकनीक और सुरक्षा में कंपटीशन से निर्धारित हो रहे हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच टैरिफ और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर के टकराव जारी है, दूसरी तरफ हिंद प्रशांत में रणनीतिक दुश्मनी भी गहरी हो गई है। लेकिन तनाव के बीच दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक माध्यम खुला रखा है। भारत के लिए अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का क्षेत्रीय असर होता है। गलवान में हुए विवाद के बाद से भारत और चीन के बीच में काफी तनाव था, जो हाल के कुछ सालों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत चीन के संबंध कैसे सुधरे हैं, भारत चीन में कैसे ये ऑल इज वेल वाली स्थिति बनी है, जरा वो भी जान लीजिए। और चीन खुलकर के ये कहता है कि हमारे लिए भारत एक ऐसा समझौता करने वाला देश है जिसके साथ हम अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। अब भारत चीन के संबंध सुधरे हैं। भारत ने न केवल चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है, बल्कि अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत किए हैं। अब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में विकास पर पूरे एशिया में, खासकर हिंद प्रशांत में करीब से नजर रखी जाती है। पिछले 10 सालों में यूएस चीन के संबंध सहयोग और टकराव के बीच जूझते रहे हैं। लेकिन रुकिए, जहां वाशिंगटन और बीजिंग हाथ मिला रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सतर्क है। विदेशी जर्नल द डिप्लोमेट के अनुसार ट्रंप शी की ये नजदीकी भारत के लिए अलार्म बेल भी हो सकती है। अगर ट्रंप चीन के साथ कोई ग्रैंड बार्गेन करते हैं, तो क्या वो साउथ एशिया में भारत के हितों को नजरअंदाज कर देंगे? और क्या एलएसी पर चीन की आक्रामकता को अमेरिका उतनी गंभीरता से लेगा? ट्रंप की डील मेकिंग स्टाइल भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है। और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका, चीन दोनों देशों के बीच ट्रेड विवाद बढ़े हैं। तब से दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी कंपटीशन भी बढ़ा है। साथ ही समिट डिप्लोमेसी रिस्क कम करने और कम्युनिकेशन लाइन खुली रखने के तरीके के तौर पर जारी है। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि जब उनके इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात आती है, तो राष्ट्रपति चीन के प्रति नरम रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस 40 मिनट की 1-to-1 बातचीत में 5 मुद्दे सबसे ऊपर रहने वाले हैं। कौन कौन से, जरा वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात अगर हम फेंटानिल संकट की करें, तो अमेरिका में नशीली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए चीन पर दबाव बनेगा। दूसरा होगा सेमीकंडक्टर वॉर, हाईटेक चिप्स पर लगे प्रतिबंधों में ढील और सख्ती, इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। तीसरा मुद्दा होगा ऊर्जा डील का, चीन द्वारा अमेरिकी तेल और गैस की रिकॉर्ड खरीद को लेकर के बातचीत होगी। इसके अलावा क्लाइमेट वर्सेस इकोनॉमी, दावोस 2026 में ट्रंप ने चीन की विंड पावर पर सवाल उठाए थे, यहां उसका हिसाब भी होगा। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर भी बातचीत होगी कि क्या ट्रंप शी जिनपिंग को पुतिन के साथ मध्यस्थता के लिए मना पाएंगे। अप्रैल 2026 की यात्रा सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, यह ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक भी है और यह एक बड़ा जुआ भी हो सकता है। अगर यह समिट सफल रही तो दुनिया एक स्थिर G2 युग में कदम रखेगी। बीपीएफ न्यूज, और अगर फेल हो जाती है यह वार्ता, तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा आर्थिक टकराव है वो भी तय है। अब जरा यह भी बात कर लेते हैं कि ट्रंप चीन को अपनी शर्तों पर झुका पाएगा या नहीं, या शी जिनपिंग ने ट्रंप के लिए कोई और ज्यादा जाल बुन दिया है। इसके बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। साल 2026 अमेरिका को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा करके रख रहा है जहां एक तरफ अमेरिका फर्स्ट का नारा है, दूसरी तरफ चरम पर पहुंची महंगाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिससे अपना सबसे बड़ा हथियार बताया था, यानी कि टैरिफ, आज वही अमेरिका के मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। क्या ट्रंप की मनमानी ने अमेरिका को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है? ट्रंप का तर्क सिंपल है, विदेशी सामान पर टैक्स लगाओ ताकि अमेरिकी कंपनियां देश में सामान बनाएं। लेकिन अर्थशास्त्र इतना सरल नहीं होता है। गोल्डमैन सैक्स और मूडीज एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इन टैरिफ का सीधा बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अब अमेरिका में महंगाई का सच क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सिको से आने वाली कारों पर टैरिफ, कंपनियां उस कीमत को कम नहीं करती हैं बल्कि उसे ग्राहकों के बिल में जोड़ देती हैं। ऐसा ही होता है। दैनिक जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? कॉफी से लेकर के कार तक और लैपटॉप से लेकर के जूतों तक
आज अमेरिका में हर चीज 15 से 20% महंगी हो चुकी है। टैरिफ की इस चक्रव्यूह में अमेरिका खुद फंसा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि टैरिफ से नौकरियां वापस आएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग चेन वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई है और अगर एक छोटी सी चिप भी ताइवान या चीन से नहीं आती है तो अमेरिका की पूरी कार फैक्ट्री ठप हो जाती है। रॉ मटेरियल की भी किल्लत है वहां पर। स्टील, एल्यूमिनियम पर टैरिफ की वजह से अमेरिकी स्टील कंपनियों ने कीमतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। निर्माण और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की लागत 30% तक इसकी वजह से बढ़ गई है। किसानों की बदहाली अलग से देखने को मिलती है। जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, मक्के पर प्रतिबंध लगाया। मिडवेस्ट के किसान अब सरकारी सब्सिडी की भरोसे जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी ट्रंप की मनमानी केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, उन्होंने कनाडा और मैक्सिको जैसे करीबी पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा है। नतीजा दुनिया जानती है कि अमेरिका के विकल्प अब तलाशे जा रहे हैं और ट्रंप की अस्थिर नीतियों के कारण कई देश अब डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। अगर डॉलर की वैश्विक मांग गिरती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। नाटो और यूरोपीय संघ अब अमेरिका को एक भरोसेमंद साथी नहीं मानते हैं, जिसका फायदा रूस और चीन उठा रहे हैं। जब पेट पर लात पड़ती है तो राजनीति पूरी तरीके से बदल जाती है। आज अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तक बन गया है। ट्रंप की नीतियां अमीरों को टैक्स छूट दे रही है, लेकिन आम नागरिकों के लिए एक वक्त का खाना तक महंगा हो गया है और समाज दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक जो अब भी ट्रंप के जादू पर भरोसा करता है और दूसरा जो बढ़ती महंगाई से त्रस्त होकर के सड़कों पर है। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 300 लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए ट्रंप सरकार ने $40 मिलियन यानी 335 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस मनमानी का नतीजा है जो अमेरिका को बर्बादी की राह पर ले जा रहा है। और एक ताजा रिपोर्ट ने ट्रंप के उस वादे की पोल खोल दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सरकारी पैसा बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा पड़ गया है। ट्रंप सरकार में बेफजूल की जो खर्ची है वो हद पार कर गई है और रिपोर्ट खुलासा करती है कि ट्रंप प्रशासन ने 300 प्रवासियों को डिपोर्ट किया था। ये तो पूरी दुनिया जानती है, चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से, और इसके लिए भारी सुरक्षा दी गई, लॉजिस्टिक्स पर भारी खर्चा किया गया और डिपोर्ट के लिए $40 मिलियन खर्च कर दिए गए। एक तस्वीर आई थी अमेरिका से कि लोगों को हथकड़ी ऐसे हाथों के पीछे बांध करके लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए $40 मिलियन खर्च कर दिए। मतलब एक व्यक्ति को डिपोर्ट करने का खर्च करीब $1,33,000 रहा है। जब अमेरिका में महंगाई चरम पर है, मिडिल क्लास पिस रहा है, तब ट्रंप प्रशासन टैक्स पेयर्स के पैसों को इस तरह बहा रहा है। क्या इन 300 लोगों से अमेरिका को इतना खतरा था कि उन पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी गई, या ये सिर्फ अपनी जिद पूरी करने का एक तरीका है? और ट्रंप का प्लान है इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन अभियान। लेकिन क्या उन्होंने इसकी कीमत का अंदाजा लगाया? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप इसी रफ्तार और खर्चे से डिपोर्टेशन जारी रखते हैं तो अमेरिका का खजाना पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और इन प्रवासियों के जाने से कंस्ट्रक्शन और खेती जैसे सेक्टर्स में लेबर की कमी अलग हो रही है, जिसकी वजह से सामान और ज्यादा महंगा हो रहा है। ये $40 मिलियन शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च हो सकते थे, लेकिन ट्रंप की मनमानी से इसे हवाई यात्राओं में उड़ा दिया गया। आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप देश को सुरक्षित करने के नाम पर असल में उसे आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं और बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए किए जा रहे ये डिपोर्टेशन अमेरिका को एक गहरे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ट्रंप बेफिजूल खर्ची पर अड़े हैं, उनकी टीम इसे देश की सुरक्षा का नाम दे रही है। 300 प्रवासियों पर $40 मिलियन खर्च, ये सिर्फ एक झांकी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले सालों में अमेरिकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
क्या ट्रंप की ये मनमानी अमेरिका को वाकई महान बनाएगी या फिर उसे दुनिया के सामने कंगाल कर देगी? रिपोर्ट में तीसरे देशों को शामिल करने पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि माइग्रेंट को डिपोर्ट करने के लिए 5 देशों को एक साथ पेमेंट, इक्वेटोरियल गिनी, रवांडा, अल सल्वाडोर, स्वातिनी और पलाऊ को पेमेंट। 5 देशों को 4.7 मिलियन से 7.5 मिलियन डॉलर के बीच में पेमेंट किया गया है। अल सल्वाडोर को पिछले साल मार्च में 250 वेनेजुएलाई नागरिक मिले। दूसरे देशों को बहुत कम रिपोर्ट मिले हैं। रिपोर्ट में जिन देशों की जांच की गई है वे ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के तीसरे देशों में माइग्रेंट को डिपोर्ट करने के कुल काम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये सब फिजूल खर्ची ही अमेरिका को गर्क में लेकर के जा रही है। महंगाई चरम पर है, लोग ट्रंप प्रशासन से परेशान हैं और यही कारण है कि ट्रंप को मिड टर्म चुनावों में हार का अब डर सताने लगा है कि अमेरिका अब लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ते जा रहा है। सवाल यह भी है 13 फरवरी की उस धमकी ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी, जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर कांग्रेस यानी संसद को दरकिनार करने की बात कह दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसे ट्रंप एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि चुनाव के नियम उनकी मर्जी से चले। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस उनकी शर्तों पर नया मतदान कानून पारित नहीं करती तो वो खुद कानून बना देंगे। ट्रंप की मांग क्या है? फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य करना, राष्ट्रव्यापी चुनाव सुधार। लेकिन पेश यह है कि अमेरिका में चुनाव के नियम राज्य तय करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। कांग्रेस यानी उनकी संसद को बाईपास करना सीधे तौर पर संविधान की रूह पर हमला है। ट्रंप जानते हैं कि अगर नवंबर के चुनाव निष्पक्ष हुए और उनकी नीतियों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अब खेल वोटिंग मशीन से पहले वोटिंग नियमों में किया जा रहा है कि किसी भी प्रयास को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसका फैसला आखिर में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर जो मैसेज दिया है जरा उसके बारे में देखिए। उन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेट मतदाता पहचान पत्र या नागरिकता के पक्ष में मतदान करने से पहले इनकार करते हैं। इसका कारण बहुत सीधा है, वो चुनावों में धांधली जारी रखना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थापकों की यही इच्छा नहीं थी। मैं इस विषय पर अब तक अनसुलझे कानूनी तर्कों का गहन अध्ययन करते रहा हूं और एक निकट भविष्य में एक तर्क प्रस्तुत करूंगा। मध्यावधि चुनावों में मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होगा, चाहे कांग्रेस इसे मंजूरी दे या ना दे। साथ ही हमारे देश की जनता नागरिकता पर जोर दे रही है और डाक द्वारा मतदान का विरोध कर रही है। हालांकि सैन्य सेवा, विकलांगता, बीमारी या यात्रा के मामलों में छूट दी जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, वो ये भी लिखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्षेत्रों में मतदान करने के लिए फोटो आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। ट्रंप और कई रिपब्लिकन नेता बिना किसी सबूत के ये तर्क दे रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी हुई है। ट्रंप इतने उतावले क्यों हैं? जवाब है, आंकड़े हालिया सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है। 300 प्रवासियों को निकालने के लिए $40 मिलियन फूकने वाला उनका बेफिजूल खर्ची ने आम अमेरिकियों को नाराज कर दिया है। जब अर्थव्यवस्था गिरती है और महंगाई चरम पर होती है तो सत्ताधारी पार्टी को चुनाव का डर सताने लगता है। और ट्रंप को पता है कि अगर नवंबर में वो हार गए तो उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों जांच की बाढ़ आ जाएगी। ये धमकी किसी मजबूत नेता की नहीं बल्कि एक डरे हुए राजनेता की आखिरी कोशिश लगती है। सीनेट में इसके असफल होने की आशंका बहुत ज्यादा है। क्यों है, चलिए वो भी जरा आपको बता देते हैं। क्योंकि ट्रंप समर्थित सेव अमेरिका चुनाव सुधार अधिनियम पारित किया जा रहा है। इस सप्ताह रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा में इसे पारित किया जाएगा और सीनेट में इस अधिनियम के असफल होने की पूरी आशंका है। डेमोक्रेटिक समर्थन के बिना रिपब्लिकन बहुमत बहुत कम मिलेगा
और इस तरीके से ये प्रस्ताव गिर जाएगा और सीनेट में कानून पारित करना संभव नहीं रह जाएगा। मतदान के लिए बाकायदा फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। विधेयक में पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। ये तमाम ऐसे उपाय हैं जो उनकी तरफ से सुझाव में के तौर पर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये काम आगे राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों का होता है। अमेरिकी चुनावों में किसी भी प्रकार की धांधली का कोई सबूत नहीं है और आलोचकों का कहना है कि ये विधेयक के इन प्रावधानों से लाखों लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। अब इस मुद्दे को हर मंच पर जाकर के उठा रहे हैं कि चुनावों में धांधली हो गई है, इससे अमेरिका की बदनामी हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग चुनावों से ही दूर हो जाएंगे। ब्रेनन सेंटर द्वारा किए गए एक विश्लेषण में यह पाया गया कि 21 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के पास ऐसे दस्तावेज तक आसान पहुंच नहीं है। ये शोध केंद्र ने पाया कि इससे सभी उम्र के अमेरिकियों, विशेषकर युवाओं और जातीय अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। वहां के संविधान विशेषज्ञ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास चुनाव नियमों को बदलने का कोई एक तरफा अधिकार नहीं है, लेकिन ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की धमकी दे रहे हैं और यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ एक खतरनाक प्रयोग है। तो क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इसे रोकेगा या फिर ट्रंप की ये मनमानी अमेरिका को एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में झोंक देगी जहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यह सीधा साधा विपक्ष की घेराबंदी करने और अपनी जीत सुनिश्चित करने का एक शॉर्टकट है। 13 फरवरी की यह धमकी महज एक बयान नहीं है, यह आने वाले तूफान का संकेत है कि अगर नवंबर के चुनावों से पहले ट्रंप ने ये नियम थोप दिए तो अमेरिका में लोकतंत्र की परिभाषा पूरी तरीके से बदल जाएगी। सत्ता की भूख जब संविधान से बड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कि बर्बादी करीब है और यही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। अब वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर के शक्तिशाली हस्तियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इन दस्तावेजों में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम बार बार सामने आने से सनसनी फैल गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एप्स्टीन के 35 लाख से अधिक पेज को सार्वजनिक किया था, जिनमें पुतिन का जिक्र 1005 बार किया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने रूसी शीर्ष नेताओं से जुड़ने की कोशिश की थी। एप्स्टीन फाइल्स में रूस कनेक्शन का क्या खुलासा हुआ है, चलिए वो आपको बता देते हैं। जो ये डीओजी जारी किए गए, डीओजी ने ये जो दस्तावेज जारी किए 30 लाख से अधिक वीडियो तस्वीरें उनकी तरफ से जो साझा की गई है, फाइलों में व्लादिमीर पुतिन का नाम 1000 बार से ज्यादा है। रूस और रूसी अधिकारियों का हजारों बार जिक्र किया गया है। एप्स्टीन के रूस से जुड़े नेताओं से ईमेल और संपर्क मिले हैं। मॉस्को में रिश्ते, रूसी राजदूत से नियमित बातचीत के सबूत मिले हैं। जासूसी एंगल की आशंका जांच हुई है और तेज भी हो गई है। 2017 तक उसका मुख्य संपर्क रूस के यूएन एम्बेसडर विटाली चुरकिन थे और चुरकिन की मृत्यु के बाद एप्स्टीन ने नॉर्वे के राजनेता थॉर्बजॉन जैकलैंड से संपर्क किया। इसके माध्यम से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। एप्स्टीन ने 2014 में पुतिन के साथ एक बैठक तय होने का भी दावा किया। अब ये जेफरी एप्स्टीन कौन है जिसका इतना ज्यादा नाम सामने आ रहा है, तो उसके बारे में जरा जान लीजिए। इस व्यक्ति का जन्म न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में हुआ। शुरुआती कैरियर में ये बियर सिस्टर्स से शुरुआत होती है। 1981 में अपनी फाइनेंस फर्म बनाई जाती है और इसकी पहचान होती है अमेरिकी फाइनेंसर के तौर पर, जो सोशलाइट, हाई प्रोफाइल नेटवर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक रखता था। इस व्यक्ति पर यह आरोप है कि 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण के गंभीर आरोप इस पर लगे हैं। 2008 सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया, 13 महीने जेल और फिर प्रोविशन। 2019 दोबारा गिरफ्तारी, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का इस पर आरोप। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है ये आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को बहाने से बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब जाकर के पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की।
इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चलता है कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट ललिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर के आता था। वो लड़कियों को पैसों, गहनों का लालच और धमकी देकर के मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर के काम भी कर सकता था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं और किन बड़े नामों पर कार्रवाई होती है। क्या उन रसूखदार लोगों की पहचान सामने आएगी जिन पर अब तक तो शक था लेकिन सबूत नहीं, लेकिन अब सबूत भी मौजूद है। एप्स्टीन का वो काला नेटवर्क जिसे सालों तक दबाया गया, अब पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब होगा। लेकिन जो तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं वो बताती है कि ये सब लोग बेनकाब हो गए हैं। इस दौरान एक जानकारी ये भी आती कि एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत हो गई है। उससे पहले की गुप्त डील्स और अब ये फाइलें, हर कड़ी एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या सच अब छिप रह पाएगा जब तमाम चीजें बाहर आ गई हैं। सारी तस्वीरें सामने हैं, सब कुछ सामने है। अब इंतजार किस बात का है? अब तो सजा देने की बारी है, लेकिन ये होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वर्ल्ड नाउ में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे। आपको बताइए कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इसे प्ले स्टोर पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।